तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग जो टॉपिक सीखेंगे उसे कहते हैं डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएशंस क्या होते हैं। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ का जो रेट है वो रिलेट करता है उसके नंबर ऑफ़ आइटम्स से। जैसे सोप, मान लीजिए 1 सोप 20 रुपीज़ का आता है, तो उसका जो रेट है वो नंबर ऑफ़ सोप पे डिपेंड करेगा। यानी आप ज़्यादा सोप्स खरीदेंगे तो वो ज़्यादा रुपए में आएंगे, ज़्यादा पैसे में आएंगे। अगर 1 सोप 20 रुपीज़ का है तो 7 सोप्स ऑब्वियसली 7 इंटू 20 140 रुपीज़ में आएंगे। तो दो क्वांटिटीज़ जब इस तरह से रिलेटेड होती हैं कि एक क्वांटिटी की वैल्यू में इंक्रीमेंट करने पर दूसरी क्वांटिटी जो उस पहली क्वांटिटी से रिलेटेड है उसमें भी इंक्रीमेंट होता है, यानी दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे के इंक्रीज़ होने पर इंक्रीज़ हो रही हों, तो इस वेरिएशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो इस तरह से रिलेटेड होती हैं उनमें डायरेक्ट वेरिएशन होता है। जैसे आप जितनी ज़्यादा स्पीड से गाड़ी भगाएंगे एक फ़िक्स टाइम में, उतनी ही ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर करेंगे। जितनी कम स्पीड से आप गाड़ी चलाएंगे तो एक फ़िक्स टाइम में आप उतनी ही कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे। इसे और अच्छे से समझने के लिए मान लीजिए आप 5 मिनट्स का टाइम पीरियड लेते हैं और उस 5 मिनट के टाइम पीरियड्स में अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो आप एक निश्चित दूरी जो है उसे आप तय कर पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे। और अगर उसी टाइम पीरियड 5 मिनट्स में आप 60 या 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। यानी एक क्वांटिटी है स्पीड और दूसरी क्वांटिटी है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो जिस तरह से आप स्पीड इंक्रीज़ करेंगे उसी रेशियो में, उसी प्रपोर्शन में जो आपकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो भी इंक्रीज़ करेगी। यानी स्पीड और डिस्टेंस ट्रैवल्ड दोनों में किस तरह का वेरिएशन है? जी, डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक इसी तरह से अगर कोई आदमी है, वो किसी एक काम को करने में 4 डेज़ का उसे टाइम लगता है, तो उसी अमाउंट का जो वर्क है अगर वो ट्रिपल टाइम्स वर्क करे तो उसे जो टाइम लगेगा वो भी 3 टाइम्स होगा। यानी जिस तरह से काम बढ़ता जाएगा उस तरह से उस काम को करने का जो टाइम पीरियड है वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा। यानी अमाउंट ऑफ वर्क और टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, इन दोनों क्वांटिटीज़ में डायरेक्ट वेरिएशन है। तो आइए इसे फॉर्मूले से समझते हैं। मान लीजिए हमारी कोई एक क्वांटिटी है A और उससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी है B। अब अगर A में इंक्रीज़ होने पर B की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है या A की वैल्यू डिक्रीज़ होने पर B की वैल्यू भी डिक्रीज़ होती है, तो हम कहते हैं A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, है ना। यानी A जो है वो B के समानुपात में है। A की वैल्यू बढ़ाने पर B की वैल्यू स्वतः बढ़ जाती है, अपने आप बढ़ जाती है, और A की वैल्यू कम होने पर B की वैल्यू भी अपने आप कम हो जाती है। तो इस रिलेशन को, जो प्रोपोर्शन का रिलेशन है, इसे हम इक्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? A इक्वल B के साथ में हमें कोई कांस्टेंट K लेना पड़ेगा। यानी B को किसी कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में थी वो एक इक्वालिटी रिलेशन फॉर्म कर लेंगी। तो इफ़ A इज़ प्रोपोर्शनल टू B देन A इज़ इक्वल टू B टाइम्स K। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इन दोनों क्वांटिटीज़ का जो रेशियो है वो ऑलवेज़ एक कांस्टेंट होता है, जहाँ K हमारा वेरिएशन कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहलाता है। अब इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हम इन्हीं दोनों क्वांटिटीज़ A और B की दो वैल्यूज़ लेते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सपोज़ ये हमने एक टेबल बना ली,
यहाँ पे एक रो में हम ए की वैल्यूज़ लिखेंगे और दूसरी रो में क्वांटिटी बी की वैल्यूज़ लिखेंगे। अब इस ए की कोई वैल्यू है A1 और इस A1 वैल्यू के लिए B की वैल्यू है B1। A1 B1 से रिलेटेड होगी, क्योंकि A B से रिलेटेड है तो A की हर वैल्यू B की किसी न किसी वैल्यू से रिलेटेड होगी। इसी तरह से अगर A की दूसरी वैल्यू A2 है और उसके रिलेशन में B की कोई वैल्यू B2 है, या इस तरह से समझ लीजिए कि जब A की वैल्यू A1 है तब B की वैल्यू B1 है, और अगर A की वैल्यू A1 से चेंज होके A2 हो जाती है और B की वैल्यू B1 से चेंज होकर B2 हो जाती है, तो इन दोनों में डायरेक्ट वेरिएशन होने पर इनका जो रिलेशन है वो क्या होगा? सिंस A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, देयरफॉर ये जो क्वांटिटीज़ हैं A और B, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो A1 अपॉन B1 इक्वल होगा A2 अपॉन B2, क्योंकि ये दोनों ही रेशियोज़ इस कांस्टेंट K के इक्वल हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है A1 अपॉन B1 इक्वल A2 अपॉन B2, क्योंकि इन दोनों क्वांटिटीज़ का रेशियो कभी चेंज नहीं होता, ऑलवेज एक कांस्टेंट होता है। और ये फार्मूला हमारा तब काम करेगा जब A और B एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों। आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। The question is, the weight of 70 meter cloth is 35 kg. Then find the cloth which weighs 18 kg. Find the length of cloth. आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें कोई क्लॉथ दिया है जिसकी एक लेंथ दी हुई है 70 मीटर। अब 70 मीटर लंबा जो क्लॉथ है उसका वेट 35 केजी है। तो हमें ये फाइंड करना है कि उस क्लॉथ की कितनी लेंथ ली जाए जिसका वेट 18 केजी हो। वैसे ये क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि लेंथ ऑफ क्लॉथ और वेट ऑफ क्लॉथ दोनों क्लॉथ की प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, तो इनमें एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या है, पहले हमें उस रिलेशन को समझना पड़ेगा। देखिए, जितना लंबा हम क्लॉथ लेंगे उतना ही ज़्यादा उसका वज़न होगा। यानी जितना ज़्यादा कपड़ा लेते जाएंगे उसका वज़न उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और अगर हम क्लॉथ की लेंथ कम रखेंगे तो उस क्लॉथ का वेट भी कम होगा। तो यहाँ लेंथ ऑफ क्लॉथ एंड वेट ऑफ क्लॉथ दोनों में डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो आइए सबसे पहले इसी लाइन को लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सिंस द मोर द लेंथ ऑफ क्लॉथ कपड़े की जितनी ज़्यादा हम लेंथ लेंगे द हायर इज इट्स वेट, तो उसका वेट उतना ही ज़्यादा होगा। एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी हो सकता है, जितनी हम क्लॉथ की लेंथ कम रखेंगे उसका वेट उतना ही लाइटर होगा, कम होगा। देयरफॉर
there is direct proportion between the two quantities. चलिए, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि इन दोनों क्वांटिटीज़ में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए एक तरफ लिखते हैं लेंथ ऑफ क्लॉथ इन मीटर्स और दूसरी तरफ लिखते हैं वेट ऑफ क्लॉथ इन किलोग्राम्स। अब एक टेबल बनाते हैं जिसमें लेंथ और वेट जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं उनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो देखिए, जब लेंथ ऑफ क्लॉथ 70 मीटर है तब क्लॉथ का जो वेट है वो 35 kg है, और जब क्लॉथ का वेट 18 kg है तो हमें फाइंड करना है कि क्लॉथ की लेंथ कितनी होगी। तो मान लीजिए x मीटर्स इज द लेंथ ऑफ क्लॉथ। तो हमने टेबल बना ली है। अब क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए हम इसे अपने फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। A1 अपॉन B1 इक्वल्स A2 अपॉन B2। 70 अपॉन 35 इक्वल्स x अपॉन 18। इस 18 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्रांसपोज करने के बाद x की वैल्यू आएगी 70 इंटू 18 अपॉन 35। 18 इंटू 35, 2 ज़ा 70, 70 कैंसिल होगा 35 से, यानी 36 मीटर्स। तो जब क्लॉथ का वेट 18 kg होगा तब उसकी लेंथ 36 मीटर्स होगी। ठीक है दोस्तों, अब ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हुई। अब समझते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन या इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। जिस तरह से हमने यहाँ दो क्वांटिटीज़ देखी जिनमें एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने पर दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही थी और एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने पर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही थी। अब हम दो ऐसी क्वांटिटीज़ को देखेंगे जिनमें एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, और अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है। तो आप देख सकते हैं कि एक के इंक्रीज़ होने पर दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है या एक के डिक्रीज़ होने पर दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है, यानी इनमें उल्टा रिलेशन है, और इसी अपोजिट रिलेशन को हम इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए A और B दो क्वांटिटीज़ हैं। जब A के इंक्रीज़ होने पर B डिक्रीज़ होता है या A के डिक्रीज़ होने पर B इंक्रीज़ होता है, तो इस रिलेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, A इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन B, या फिर इसे आप कह सकते हैं A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B। यहाँ पे हमें क्वांटिटीज़ को समझ के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं। वो आपस में डायरेक्टली वेरिएशन कर रही हैं या इनडायरेक्ट या इन्वर्स वेरिएशन शो करती हैं। तो आइए अब इसका फार्मूला निकालते हैं। अगर दो क्वांटिटीज़ A और B एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो क्या होगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट K लेना पड़ेगा। देयरफॉर A इक्वल्स 1 अपॉन B। सपोज यहाँ कांस्टेंट हमने K ले लिया, तो यहाँ से हम देखते हैं कि B को ट्रांसपोज करके A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो A इंटू B इक्वल्स ए कांस्टेंट। ये देखिए
ये हमारा फॉर्मूला आया, लेकिन ये तो उसके रिलेशन का फॉर्मूला है। अब जैसे वहाँ पर पिछले एग्जाम्पल में हमने a और b की दो वैल्यूज़ ली थी, a1 b1 a2 b2। आइए यहाँ पे भी इसकी दो वैल्यूज़ लेके देखते हैं। पहले हम यहाँ क्वांटिटीज़ लिख लेते हैं, क्वांटिटी a, क्वांटिटी b। अब इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। जब a की वैल्यू a1 है तब b की वैल्यू b1 है, और अगर a की वैल्यू a2 हो जाती है तो b की वैल्यू b2 हो जाती है। लेकिन हमारा ये रिलेशन कहता है कि a1 और b1 का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इक्वल रहता है, यानी a1 इंटू b1 इक्वल्स a2 इंटू b2, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k, है ना। तो हमारा ये एक दूसरा फॉर्मूला आ गया जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूले को समझने के बाद आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हमें एक व्हील गिवन है। ये एक व्हील, एक पहिया है, और इसके सेंटर से इसमें कई सारी स्पोक्स लगी हुई हैं। ओके, ये स्पोक्स कितनी हैं, यानी नंबर ऑफ स्पोक्स, है ना, ये हमें अननोन है फिलहाल। जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो इनका कुछ ना कुछ नंबर डिसाइड करेंगे। अब दूसरी चीज़ ये है कि दो स्पोक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, जरा इस एंगल को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर इस समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पोक्स हैं, और तब इनके बीच में एक डेफिनेट एंगल बन रहा है। क्योंकि ये 9 स्पोक्स एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इसलिए इनके बीच में जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो सभी इक्वल एंगल्स हैं। अब अगर हम इन स्पोक्स की संख्या को इंक्रीज कर दें, यानी अभी यहाँ 9 स्पोक्स हैं, अगर हम यहाँ 18 स्पोक्स कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब बताइए इनके बीच का जो एंगल था वो कैसा होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जी हाँ, जब यहाँ कम नंबर ऑफ स्पोक्स होंगी तो स्पोक्स के बीच का जो एंगल है वो बड़ा होगा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज होती जाएंगी, दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच का जो एंगल होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। यानी अगर एक क्वांटिटी नंबर ऑफ स्पोक्स एज्यूम की जाए, नंबर ऑफ स्पोक्स, और दूसरी क्वांटिटी एंगल बिटवीन स्पोक्स, एंगल बिटवीन टू स्पोक्स, तो ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के किस तरह से प्रोपोर्शन में होंगी? जी हाँ, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज होने पर वैल्यू ऑफ एंगल डिक्रीज हो रही है, और अगर हम नंबर ऑफ स्पोक्स कम करते हैं तो एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यानी एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये इनवर्स वेरिएशन है। चलिए अब मान लीजिए कि जब यहाँ पर 8 स्पोक्स गिवन हैं, कितनी? 8 स्पोक्स, तब दो स्पोक्स के बीच का जो एंगल है वो सपोज गिवन है 45 डिग्रीज। ओके, अब अगर यहां नंबर ऑफ स्पोक्स 24 कर दी जाए, हमारा जो नेशनल फ्लैग होता है उसके बीच में जो चक्र होता है उसमें 24 स्पोक्स होती हैं, तो आइए उसी को डिसाइड करते हैं कि जब 24 स्पोक्स किसी सर्कल में इक्वल डिस्टेंस पे होंगी तो उनके बीच में कितने डिग्रीज का एंगल होगा। तो हमने मान लिया कि ये y डिग्रीज का एंगल दो स्पोक्स के बीच में बनता है। एक क्वांटिटी को आप x ले सकते हैं, दूसरी को y ले सकते हैं। ये जो एंगल है वो डिग्रीज में है, और नंबर ऑफ स्पोक्स तो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, तो इनकी कोई यूनिट होती नहीं है। चलिए
अब हम दोनों क्वांटिटीज ए और बी का रिलेशन यहां पर स्पेसिफाई कर देते हैं। द मोर द नंबर ऑफ स्पोक्स, जितनी ज्यादा संख्या में तीलियां होंगी, द लेस द एंगल बिटवीन टू स्पोक्स। तो दो स्पोक्स के बीच में जो एंगल होगा वो उतना ही कम होगा, छोटा होगा। यानी नंबर ऑफ स्पोक्स जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दो स्पोक्स के बीच का एंगल कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देयरफॉर इट इज इनवर्स वेरिएशन। ये कैसा वेरिएशन है? इनवर्स वेरिएशन है। और जब इनवर्स वेरिएशन है तो A1 इंटू B1 इक्वल होगा A2 इंटू B2 के। A1 इंटू B1 इक्वल्स A2 इंटू B2। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। 8 इंटू 45 इक्वल्स 24 इंटू Y। So the value of Y is 8 into 45 upon 24। 8 से 24 3 टाइम्स कैंसिल होगा और 3 से 45 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 15 डिग्रीज। तो हमने पता कर लिया कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें जो सर्कल या चक्र बना होता है, उस चक्र के दो स्पोक्स के बीच में 15 डिग्री का एंगल होता है। तो फ्रेंड्स, ये दो फार्मूले हैं डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन के। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।